हाँ जी, चैप्टर नंबर 14 आपका सेकंड लास्ट चैप्टर। छोटा चैप्टर ही है। चैप्टर का नाम है ओसिलेशंस। एनसीईआरटी के हिसाब से ये नाम है। अगर आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन बोलें तो भी एक ही बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ जी, अब आवाज नहीं करेंगे। सबसे पहला कीवर्ड जो इस चैप्टर में यूज होगा वो है पीरियोडिक मोशन। आई डोंट माइंड। ऑनलाइन तो चल ही रहा है ना। हाँ जी बच्चों। हाँ जी। तो पहला सब क्या नाम है आपका, कीवर्ड है पीरियोडिक मोशन। नाम से ही पता लग रहा है, जो एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद, टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, ऐसे मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। आप हर 24 घंटे बाद सेम टाइम पे ये क्लास अटेंड करने आते हैं, क्या ये पीरियोडिक मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन है। जो भी चीज एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे वो आपका पीरियोडिक मोशन रहेगा। देखिए आप, एनी मोशन, एनी मोशन which repeats itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time is called periodic motion. ठीक है, जो अपने आप को एक समय के बाद, एक फिक्स समय के बाद रिपीट करे वो आपका पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। फिर आपका ऑसिलेटरी मोशन, एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट तो करता है लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे अपने मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करता है, उसको आप बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। देखिए आप, अ पीरियोडिक मोशन, अ पीरियोडिक मोशन, वो आप कॉपी कर लेना किसी का, बाद में कर लेना, इसको नोट कर लेना पहले। इतना ही बता रहे हैं वो। लेकिन आप ऑसिलेटरी मोशन के लिए, आप पीरियोडिक मोशन इन टू एंड फ्रो डायरेक्शन, इन टू एंड फ्रो, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, TOAND FRO, या बैक एंड फोर्थ भी बोल देख सकते हैं उसको। टू एंड फ्रो डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अंतर समझ में आया? जैसे अगर हमने बात करी कि क्लास में भी आप जो हर रोज रिपीट करते हैं इस चीज को, वो आपका पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन वो है जो अपने आप को रिपीट तो करता है बट टू एंड फ्रो मोशन उसका रहता है। एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम का मोशन जो है ये टू एंड फ्रो डायरेक्शन में है और एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ जी, अगर मैं पीरियोडिक मोशन के लिए एक बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर ही रहेगा आपका क्या, ऑसिलेटरी मोशन। इस बात का मतलब क्या है, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ट्रू और फॉल्स बताना। एवरी पीरियोडिक मोशन इज अ ऑसिलेटरी मोशन, नहीं है ना? और मैं अगर बोलूं एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, उसका सब पार्ट है वो। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो वो ऑसिलेटरी मोशन का भी एक सब पार्ट है, ठीक है। अब एसएचएम की कैसे पहचान करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट आपको ये समझना है कि पीरियोडिक मोशन का ही पार्ट क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन से ही आपका एक स्पेशल कंडीशंस में एसएचएम कहलाता है, ठीक है, इतना नोट करें। एसएचएम की डेफिनेशन अभी नहीं लिखवा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप इन दो की नोट कर लें, और एसएचएम में एक स्पेशल कंडीशन लगेगी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे ना। स्पेस नहीं छोड़नी है, आप आगे बढ़ जाए। हाँ ये बना लें आप, ये तो बनाना ही है। अगर आप 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म करवा देंगे सिंसियरली, तो फिर यहाँ पे लोहड़ी का प्रोग्राम करेंगे अच्छे से बढ़िया से। लोहड़ी संक्रांत मतलब उसके अराउंड। हाँ जी, बाहर फेंक दूंगा खिड़की से। अब डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को विद एन एग्जांपल। सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ब्रैकेट में आप इसके लिख लेंगे एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक m मास का ब्लॉक अटैच है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब है आपका जो स्प्रिंग है अभी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में। अगर मैं इस बॉक्स को यहां से थोड़ा सा स्ट्रेच करके, इसको फर्दर स्ट्रेच करके यहां ले आऊं और फिर छोड़ दूं, क्या छोड़ने के बाद ये अपनी मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करेगा? वो पीरियोडिक भी रहेगा, ऑसिलेटरी भी रहेगा, एसएचएम है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैथमेटिकल क्या कंडीशंस होंगी उस एसएचएम को पहचानने के लिए, वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले बताएं इस केस में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। F इक्वल टू माइनस के एक्स, सबको ध्यान है? F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फोर्स लगती है आपकी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। अगर कहीं भी आपको F इक्वल टू माइनस के एक्स का एक्सप्रेशन मिल जाए तो ये कंडीशन आपकी एसएचएम की है। हमने लास्ट स्लाइड में कहा छोड़ा है कि एसएचएम एक की स्पेशल पहचान रहेगी। एक पहचान ये है कि जहां भी फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स के टर्म में आ जाए वहां पे आपका एसएचएम होगा। ये सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में नहीं है, क्लास 12 के शुरुआत में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आपके सामने जहां पे फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स बनेगी और वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि और कंडीशंस भी ऐसी आती हैं जहां पे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स बनेगा, उन सब में एसएचएम पार्टिकल परफॉर्म करेगा, ठीक है। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो F इक्वल टू एम ए माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस के बाय एम एक्स। फर्दर सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस के बाय एम एक्स। अगर इसको मैं सिंपली लिखूं d बाय dt और v को लिख लूं dx बाय dt, इस एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं किया है, इस v की जगह यहां पे हाँ भाई लड़की तूने क्या किया है? तूने नहीं किया? अच्छा, और इस v की जगह हमने क्या किया है, dx बाय, कैसे? अब सही है ना? हाँ जी, जो ये आपका टर्म है v की जगह हमने dx बाय dt लिखा है सिर्फ, ठीक है। एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस
k बाय एम एक्स। क्या इसको मैं लिख सकता हूं डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t? ये k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, m क्या है मास ऑफ ब्लॉक, दोनों कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूं। सुनेंगे ध्यान से, हमने f इक्वल टू माइनस के एक्स से शुरू किया है और फर्दर मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करके हमने ये एक्सप्रेशन बनाई है। यहाँ पे k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट के लिए मैं एक अलग से कांस्टेंट लिख रहा हूं ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो आप स्क्वायर क्यों किया है बाद में देख लेंगे, अभी आप सिर्फ ये समझें कि इसकी जगह एक और कांस्टेंट है बस, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। जैसे कहीं पर आपको f इक्वल टू माइनस के एक्स का एक्सप्रेशन मिल जाए तो वह SHM की कंडीशन है। सिमिलरली किसी एक वेरिएबल का डबल डेरिवेटिव, यहां पे आपका डबल डेरिवेटिव हो रहा है इसका x का, और उस साइड वो वेरिएबल सिंपल फॉर्म में है, साथ में माइनस साइन है और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। दोबारा बोल रहा हूं, इस साइड क्या है डबल डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, वही वेरिएबल उस साइड सिंपली प्रेजेंट है, साथ में एक माइनस और कांस्टेंट है। ऐसी एक्सप्रेशन भी SHM की पहचान है। जहां भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले वो आपको बोलना है कि SHM होगा इस पार्टिकल के लिए। दो कंडीशंस आपके पास आ गई, f इक्वल टू माइनस के एक्स एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x। ये दोनों कंडीशंस है SHM की। यहां पे x क्या है पार्टिकल की, इस ब्लॉक की पोजीशन है, और x आपके बार बार बदल रहा है, ठीक है। तो क्या x विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम? जो चीज समय के साथ बदल रही है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। तो हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहां से मूव होने के बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है। तो उस केस में हमें एक एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी x इक्वल टू 2t स्क्वायर, या मतलब t के फॉर्म में x की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। यहां तक लिख लिया। डबल डेरिवेटिव ऑफ x dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x। हमें इसके आगे का स्टेप क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा दिखेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन देगा। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो उसका सॉल्यूशन होगा वो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको देगा। बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना क्लास 12 का पार्ट नहीं है। यहां पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। हिट एंड ट्रायल से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लेट से x इक्वल टू टी स्क्वायर, लेट से x इक्वल टू टी स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमने मान लिया एक बार कि x इक्वल टू टी स्क्वायर है। जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसको आप जब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए, है ना। जैसे आपने कभी देखा होगी फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मुझे सोल्व करनी इक्वेशन तो हम बोलते हैं कि x की वो वैल्यूज जहां पे 0 हो रहा है तो दोनों साइड बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड RHS। तो सिमिलरली अगर इसका सोल्यूशन ये है तो इसको यहां पुट करने पे दोनों साइड सेम आपके पास आना चाहिए। अब आप क्या करें, यहां पे सिंपली x को पुट कर दें, क्या है टी स्क्वायर, और यहां पे क्या करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ x। दोनों को पुट करके देखें क्या इक्वेशन
LHS इक्वल टू RHS आ रही है क्या? नहीं समझ में आया? x इक्वल टू टी स्क्वायर हमने इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन माना है, तो आप x की जगह टी स्क्वायर तो यहां पुट कर दें, और यहां पे क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें, 2 बार डिफरेंशिएट करें, जो आया उसको आप यहां पुट कर दें और फिर चेक करें दोनों साइड बराबर है क्या? नहीं आ रहा? देखो भाई, यहां पे पहले डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2t आएगा और 2t का 2 आएगा, ये 2 आएगा, यहां पुट करेंगे तो 2 इस साइड आ गया, इस साइड माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, दोनों साइड बराबर नहीं आई, हमने ये सॉल्यूशन माना था और ये बराबर नहीं आई, इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो गलत था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है। इट मींस, आप लास्ट में लिख लें, इट मींस, इसके बाद लिख लें आप LHS नॉट इक्वल टू RHS, इट मींस x इक्वल टू टी स्क्वायर is not a solution of above differential equation। ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। दोबारा एक बार जा रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या पता करना था, जो आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है वो किस टाइम पे किस पोजीशन पे है, उसको पता करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना था। इसको सोल्व करने का जो सही तरीका है वो हमारे सिलेबस में क्लास 11-12 का पार्ट नहीं है, हिट एंड ट्रायल से सोल्व कर रहे हैं। तो पहले एक सोल्यूशन माना, चेक किया, वो सोल्यूशन नहीं निकला, अब एक और हिट एंड ट्रायल से और मानेंगे, चेक करेंगे वो आपका होगा कि नहीं होगा। लेट्स से x इक्वल टू a नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, आपने ये x माना है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये माना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें, उसको आप इस साइड पुट करें और वहां सिंपली x पुट करें और चेक करें बराबर बैठ रहा है क्या। यहां पे आपने नया सॉल्यूशन माना है, ठीक है, इस सॉल्यूशन को यहां पुट करना है, जहां पे x है उसकी जगह तो एज इट इज पुट कर देंगे, और जहां पर डबल डेरिवेटिव ऑफ x है उसमें क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार करेंगे और उसको यहां पुट कर देंगे। अगर बराबर आ जाएगा तो ये फिर उसका सॉल्यूशन माना जाएगा कि ये इसका सॉल्यूशन है। सब लोग चेक करें कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं है, बराबर आ रहे हैं कि नहीं आते। क्या समझ में नहीं आया? हाँ नहीं आया तो एक और ट्राई करना पड़ेगा, कुछ और। साइन की कोस ओमेगा टी और ओमेगा बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ जी, ये ए नोट है, ये ए नोट है, ये साइन ओमेगा नॉट टी है। ए नोट इज कांस्टेंट, ओमेगा नॉट इज कांस्टेंट, सिर्फ टी वेरिएबल है। साइन ओमेगा नॉट टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है क्या, कोस ओमेगा नॉट टी, और बाहर ओमेगा नॉट एक्स्ट्रा आएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dx बाय dt विल बी ए नॉट कोस ओमेगा नॉट टी, फिर साथ अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा नोट आएगा, उसको आप यहां लिख रहे हैं, ये ओमेगा नोट आ गया, दिस इज dx बाय dt। इसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ x dt स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा, हाँ जी, कोस का होता है माइनस, माइनस ए नॉट ओमेगा नॉट, और साथ में ओमेगा नॉट एक और आएगा, वो यहां पे ये स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो यहां पे डबल डेरिवेटिव इसका ये आ गया। अब डबल डेरिवेटिव भी पता है और x भी पता है, इन दोनों को आप इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखें और चेक करें LHS RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आ रहा है, दोनों साइड बराबर आएंगी, है ना। वहां पुट करेंगे, देखो ये बन गया, जब उसको यहां पुट करोगे तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर साथ में है, इंटू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी आ जाएगा, तो एल एच एस बराबर है आर एच एस। देयर फोर दिस विल बी कंसिडर्ड, आप यहां पे लिखेंगे कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, देयर फोर एक्स इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी is a solution of above differential equation. बता रहे हैं क्या पूछना है, देखो यहां पे आप x कहां पुट करोगे, यहां पे क्या बन गया, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, और उस साइड सिर्फ ये है, तो सेम सेम आ रहा है, ये वाली टर्म इसको वहां पुट करने के बाद सेम आ रही है, तो दोनों बराबर हैं, तो ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, स्टेप के बाद बस यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, उसके बाद बहुत आसान लगेगा आपको। डन, सुलझ जाएगी। हाँ भी हो गया तेरा, पर लिख ले यार, उधर उधर झांक रहा है। हाँ जी, ग्रीन सिग्नल, बढ़े आगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपने देखा, हाँ जी, फोर्स कितना है इसमें, माइनस की एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। यहां पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या थी, ओमेगा नॉट की वैल्यू थी अंडर रूट के बाय एम, क्योंकि के बाय एम को हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर माना था। अब एक स्टेप पीछे जाके देखें, के बाय एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर माना था, तो ओमेगा नॉट इज अंडर रूट के बाय एम। ये दोनों एक्सप्रेशन हमने कर ली। फिर इसका सॉल्यूशन जो आया वो आया एक्स इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब देखें ध्यान से, आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मोशन आपको पता है ऑलरेडी। आप ऐसा माने, जब ये मीन पोजीशन पे आपने इसको एक इंपल्स दी है, और इंपल्स देने से ये आगे ऑसिलेट करेगा, है ना। तो एक्स जैसे टाइम बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा। आप ये बताएं, टी इक्वल टू 0 पे एक्स कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, स्टार्टिंग देखें, मैंने इसको जब ये रेस्ट में यहां पे एक इंपल्स देके छोड़ा है, तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स 0 रहेगा। यहां से चेक करो, टी 0 पुट करो, 0 रह रहा है, ठीक है। अगर टी की वैल्यू वैल्यू बढ़ेगी तो क्या एक्स बढ़ेगा, एक्स आपका साइन के फंक्शन के हिसाब से चलेगा। साइन का फंक्शन ड्रॉ कर लो, यहां पे एक्स आएगा, देखें ध्यान से, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे था, ओरिजिन पे था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आपका एक्स बढ़ रहा है। जब यहां पहुंच जाएगा तो ये पार्टिकल अपने
एक्सट्रीम पोजीशन पे आ चुका होगा, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ सके। यहां पे चेक करें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x की इन दिस एक्सप्रेशन a नॉट। जब ये वाली चीज मैक्सिमम हो जाएगी 1, तब x की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो a नॉट जो यहां पे है, a नॉट इज एम्पलीट्यूड, a नॉट एम्पलीट्यूड है। तो आप मुझे ये बताएं, टाइम की, जैसे मैं आपने बताया कि t इक्वल टू 0 पे x 0 है, तो किस टाइम पे x आपका पहली बार a नोट आएगा? t इक्वल टू 0 पे x कितना है? 0। टाइम बढ़ेगा तो x बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कितनी है? a नोट। तो मैं पूछ रहा हूं कि किस टाइम पे वो x इक्वल टू a नोट होगा? बढ़िया। आपको ये एंगल 90 डिग्री के बराबर करना है, ओमेगा नॉट टी। तो ओमेगा नॉट टी इस केस में, इस वाले केस में, जब आपका ओमेगा नॉट टी पाई बाय 2 के बराबर होगा, तब आपका ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा 1। तो आप बोल सकते हैं कि जो टाइम है, टाइम इज पाई बाय 2 ओमेगा नॉट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि टाइम पाई बाय 2 ओमेगा नॉट पे ये ए नॉट हो गया। देखिए ध्यान से, पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन पे जा चुका है, यहां भी एक्स मैक्सिमम हो चुका है। उसके बाद ये ब्लॉक पीछे आएगा, एक्स भी देखो वापस घटना शुरू हो गया। तो वापस घटते घटते ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तो यहां भी एक्स वापस 0 हो गया। एक बार मैक्सिमा जाने के बाद किस टाइम पे वापस मिनिमा पे आ जाएगा, मतलब मीन पोजीशन पे आ जाएगा? टाइम निकालें उसका, जब x वापस 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं प्रोसेस क्या चल रहा है आर्यन? तो आप बताएं कि वापस स्टार्टिंग में x 0 था, a नोट हुआ, वापस 0 किस टाइम पे होगा? हाँ, आप फिर टाइम बता दें निकाल के कितना आया एक्सप्रेशन। परफेक्ट। आप देखें, जब साइन का जो ये ग्राफ है, एंगल आपका कितना हो जाएगा? पाई। यहां पे एंगल किसके बराबर है? ओमेगा नॉट टी के बराबर है। तो ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी जब पाई के बराबर होगा, उस समय वापस से एक्स 0 हो रहा है, तो टाइम विल बी पाई बाय ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई बाय, ठीक है। अब जब ये मैक्सिमम पे जाके वापस मीन पे आ चुका है, इसके बाद ये नेगेटिव साइड में बढ़ेगा। आप बताएं नेगेटिव साइड में वो मैक्सिमम कितना पीछे आ सकता है? ये ओरिजिन है आपका, आदित्य बताएगा नेगेटिव साइड में ये कितना मैक्सिमम पीछे आ सकता है कहां तेरा दिमाग? हाँ जी, कौन बताएगा? तनिष बताएगा, शाबाश। नहीं, मैं वो टी नहीं पूछ रहा, मैं सिंपली ये पूछ रहा हूं कि जब ये जैसे आगे गया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स आई ए नॉट, जब ये वापस यहां पे आया, उसके बाद पीछे की तरफ जाएगा तो माइनस ए नॉट, है ना? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। तो यहां पे जो हम अगला केस करेंगे उसके लिए टाइम निकालेंगे अभी, और एक्स वहां पे कितना होगा? -a0। अब आप बताएं, -a0 जब होगा एक्स, तब टाइम क्या होगा? 3 पाई बाय 2 ओमेगा नॉट। सबको समझ में आ रहा है? यहां पे आपका, यहां पार्टिकल पहुंच चुका है, पहले पार्टिकल ओरिजिन पे था, एक्स बढ़ता बढ़ता ए नोट हुआ, यहां पे ए नोट आएगा ये, फिर वापस घटता घटता 0 हुआ, फिर वापस नेगेटिव साइड जाने लगा, तो -a0 आया। -a0 कब आएगा? जब एंगल 270 या 3 पाई बाय 2 रहेगा।
तो आप इस वाले एंगल को क्या रखेंगे, ओमेगा नॉट टी इज 3π/2, देयरफॉर टाइम इज 3π/2 ओमेगा नॉट। इसके बाद जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, उसके बाद फिर से मीन की तरफ आएगा, तो वापस आपका एक्स कितना होना है, 0। उस समय टाइम बताएं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, आप बताएंगे, आप बताएंगे वापस मीन पे किस टाइम पे आएगा, इसने आप बताओ बेटा, नहीं समझ में आया। जब आपका एंगल कितना हो जाएगा, 2π, हम इसके सारे चल रहे हैं ना, इस ग्राफ के सारे, तो यहां पे जब वापस आना है तो एंगल कितना होगा, पाई ओमेगा नॉट टी इज, सॉरी 2π, पाई तो आपका यहां हो गया, 2π हो गया, 2π आ गया, तो t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा नॉट। ये आपके सारे टाइम निकल गए, इन टाइम पे आपका पार्टिकल कहां कहां पे होगा, पहले मीन पे था, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर मीन पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, और फिर 0 पे। सीक्वेंस दोबारा देख लें जिसको समझ में नहीं आया है। सबसे पहले हमने f इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा, उसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उसी को फर्दर सोल्व करके इसका सॉल्यूशन हमने निकाला कि ये वाला इसका सॉल्यूशन है। इसके सॉल्यूशन का मतलब है हम जानना चाहते हैं कि किस टाइम पे पार्टिकल कहां पे है। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है, आप इसके अंदर टी पुट करेंगे, आपका एक्स निकल के आ जाएगा, पार्टिकल की पोजीशन क्या है उस टाइम पे वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, एक्स वर्सेस टी का, वो साइन का फॉर्म बनेगा। अब मैं इसके बाद जो हमने काम किया वो क्या किया है, जो फिजिकली हो रहा है, फिजिकली जो हो रहा है, एक्सप्रेशन के हिसाब से जो हो रहा है और ग्राफ के जो हिसाब से हो रहा है, तीनों को मैच करके देखा है। कैसे, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आपने इंपल्स दी है, फिजिकली पता है आपको ओरिजिन पे रहेगा, तो t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है। एक्सप्रेशन देखें, t इक्वल टू 0 पे साइन 0 हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन के हिसाब से भी ओरिजिन पे है। ग्राफ के हिसाब से देखें, t इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल की x की वैल्यू कितनी है, 0, तो मीन पे है। फिजिकली, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ग्राफिकली, तीनों बात एक ही बात बता रही है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको पता है कि पार्टिकल की पोजीशन बढ़ेगी। यहां देखें, एक्सप्रेशन में अगर टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो एंगल है साइन के अंदर वाला एंगल बढ़ेगा, ये बढ़ा आगे। इस पॉइंट पे आपने देखा कि जब ये वाला एंगल π/2 हो रहा है तब ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब जितना ये आगे स्ट्रेच होना था हो चुका है। तो जब इस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू π/2 हो जाएगी, उस टाइम पे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। इस ओमेगा नॉट टी को आपने किसके बराबर कर दिया, π/2 के, टाइम निकाल लिया। ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आने के बाद पार्टिकल वापस पीछे आएगा। इससे देखते हैं, अब आपका जो टाइम है वो इसको क्रॉस कर चुका है, इसको क्रॉस कर चुका है, तो आप देखें आपका एक्स घटना शुरू होगा। तो एक्सप्रेशन से भी तीनों से आपका एक्स वापस घट रहा है, घटते घटते एक्स 0 हो गया। एक्स 0 होने का मतलब वापस मीन पे आ चुका है। इसके बाद फर्दर वो नेगेटिव साइड जाएगा, ग्राफ भी एक्स को नेगेटिव दिखा रहा है, जाते जाते नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गया ये कहीं पे -a0 पे, और फिर वापस वो मीन पे आ गया। क्लियर है, किसी को भी पूछना हो पूछ सकते हैं, ये ना हो कि समझ में नहीं आया। क्लियर, आर्यन आगे बढ़े, ठीक है। x इक्वल टू a0 साइन ओमेगा नॉट टी, टाइम के साथ x कैसे बदल रहा है ये हमें पता है। अब इसको हम फेजर डायग्राम पे भी शो कर सकते हैं, आप साथ में लिख लें इसके फेजर डायग्राम।
फेजर डायग्राम कभी पहले आपके आया है सामने, नहीं आया ना कहीं पे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में कई जगह यूज आएगा, ध्यान से सुनेंगे। ये जो एक्स का वेरिएशन है, इसको मैं किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? बस ये चेक करना है। आपका जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा था, उसको मैं बस वर्टिकली शो कर रहा हूं यहां पे ऐसे, और लेट्स से ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसका नेगेटिव एक्सट्रीम है, और ये उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम है। वही मोशन है, बस उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक सर्कल बनाएंगे पहले। जो आपका एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड के बराबर आप एक वेक्टर कंसिडर करेंगे। दिस वेक्टर इज ऑफ लेंथ ए नॉट, और ये वेक्टर इस सर्कल में ओमेगा नॉट स्पीड से, ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से मूव करेगा। अगर ये वेक्टर ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से मूव करेगा, और मान लो कि t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ है, तो आफ्टर टाइम t ये कितना एंगल कवर कर लेगा? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, t इक्वल टू 0 पे ये वेक्टर यहां से घूमना शुरू हुआ है, आफ्टर टाइम t ये कितना एंगल कवर कर लेगा? ओमेगा नॉट t। जैसे आप वहां पे करते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर ये घूमते घूमते जब यहां आ जाएगा, तो दिस एंगल विल बी गिवन बाय ओमेगा नॉट टी। यहां पे वेक्टर कब है? t इक्वल टू 0 पे, और यहां पे घूमता घूमता एट एनी टाइम, एनी टाइम t पर ये वेक्टर यहां पहुंच गए। अब ये बताएं, अगर मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लूं ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन का मतलब है आप ये समझें कि इस वेक्टर के टिप पे एक लाइट लगी हुई है, लेजर लाइट, जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगी, और वो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इस हाथ पे एंड पे एक लेजर लाइट लगी हुई है, तो वो वर्टिकल एक्स वो ऐसे ही रहेगी, वो लेजर लाइट है ना, लेजर लाइट हॉरिजॉन्टल रहेगी, और उसका जो स्पॉट बनेगा ऑन वर्टिकल एक्सिस, जैसे जैसे ये टिप आगे आएगी, वो स्पॉट इस एक्सिस पे ऊपर जाएगा। तो इस पॉइंट पर इसका स्पॉट यहां पे होगा, तो लेजर लाइट लगी है, उसी को मैं प्रोजेक्शन बोल रहा हूं। इस रोटेटिंग वेक्टर की जो टिप है, उसका प्रोजेक्शन इस टाइम टी पर यहां पर आ गया है। इस टाइम टी पर आप मुझे बता दें ये लेंथ कितनी होगी? अगर ये वेक्टर ए नोट है और ये एंगल पता है, तो क्या इस वेक्टर का साइन वाला कंपोनेंट ये होगा? दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक ये और एक ये, हमें ये चाहिए, तो दिस इज ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। तो किसी रैंडम टाइम टी पर, सुनेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी रैंडम टाइम टी पर अगर मुझे एक्स का एक्स निकालना है, तो मैं इसको यूज करता हूं। रैंडम टाइम टी पर एक्स की वैल्यू ये है, और रैंडम टाइम टी पर इस टिप का प्रोजेक्शन भी यही दे रहा है। बात समझ में आई क्या? किसी रैंडम टाइम टी पर जो एक्स की वैल्यू है वो ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी है, और किसी रैंडम टाइम टी पर इस टिप के का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, वो भी ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी है। तो अगर जो एक्स की वैल्यू है, मैं बोल सकता हूं, अगर मैं उस एक्स के वेरिएशन को एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, तो उस रोटेटिंग वेक्टर का जो टिप का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, वही प्रोजेक्शन एक्स की वैल्यू आपको देगा। इज इट क्लियर? ये ड्रॉ कर लें, फिर मैं लिखवाऊंगा। कुल मिला के फेजर डायग्राम का मतलब है इसी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हैं।
हाँ जी बोलूं? बहुत यूजफुल है। इस चैप्टर के सारे सवाल बहुत आसान हो जाएंगे अगर आपको फेजर डायग्राम समझ में आ गया है तो। फेजर डायग्राम समझने के बाद बहुत सारा मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी बोलूं? लिखिए आप। सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड by a rotating vector, by a rotating vector, comma, whose magnitude is a naught, a naught के ब्रैकेट में लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, whose magnitude is a naught, amplitude of SHM, whose magnitude is a naught, and angular speed is omega naught, and angular speed is omega naught. Full stop. The position of particle, the position of particle in SHM is equivalent to projection of tip of rotating vector is equivalent to projection of tip of rotating vector on y axis. On y axis. डन? देखिए अब मैं फेजर डायग्राम में आपको मैं रोटेटिंग वेक्टर की लोकेशन दिखाऊंगा। आपको बताना है कि एसएचएम मोशन में पार्टिकल कहां रहा होगा। अगर रोटेटिंग वेक्टर यहां पहुंचा है किसी समय पे, तो आप मुझे समझाएं कि पार्टिकल अभी मेन पोजीशन से पॉजिटिव साइड होगा, नेगेटिव साइड होगा, बीच में होगा, एक्सट्रीम पे होगा, कहां पे होगा? पॉजिटिव साइड, क्योंकि आपके एसएचएम करते हुए पार्टिकल की जो पोजीशन है वो और टिप का प्रोजेक्शन दोनों सेम बात है। यहां पर टिप का प्रोजेक्शन क्या है, यहां पर आ रहा है, तो पॉजिटिव है। इसका मतलब जो आपका ये मोशन है, लेट्स से ये आपकी मेन पोजीशन थी, तो अभी बॉक्स आपका ब्लॉक कहीं यहां पे है, एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है, एक्सट्रीम कहीं आगे रहेगा। अगर मान लो घूमते घूमते ये यहां पे आ जाए, अगर रोटेटिंग वेक्टर यहां पर है, तब बताएं आपका पार्टिकल कहां पे रहेगा? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे यहां पहुंच जाएगा। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब जब रोटेटिंग वेक्टर यहां से घूम के यहां आ गया है, तब क्या होगा? हाँ जी, वापस आना शुरू कर देगा, मतलब एक्स घटना शुरू हुआ है। देखो आपका पार्टिकल की पोजीशन बढ़ रही है, प्रोजेक्शन भी ऊपर जा रहा है, एक्सट्रीम पे गया, उसके बाद एक्सट्रीम से वो वापस आएगा, तो ये प्रोजेक्शन भी घटेगी जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो। ठीक है, अगर यहां आ गया है, मीन पे होगा। अब ये बताओ मुझे, जब पार्टिकल मीन पे होगा
तब पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? वापस ना, क्योंकि आगे जाके वापस आ चुका है, अब वो इस साइड मूव कर रहा होगा, तो इस पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो वो नेगेटिव साइड में जा रहा होगा। जब यहां पहुंच गया है तब मीन को क्रॉस करके इस साइड आ चुका है और कहीं बीच में एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है, यहां पे आ जाएगा तब नेगेटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम के बाद वापस मीन की तरफ बढ़ेगा। जब पार्टिकल यहां रहेगा तो आप मुझे बताएं पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? वेलोसिटी पूछ रहा हूं, पोजीशन तो नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। वाई? क्योंकि नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाके देखो ये आपका बॉक्स है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन, नेगेटिव एक्सट्रीम, और नेगेटिव एक्सट्रीम में फिर से जब यहां पे आएगा तो पोजीशन तो भले ही नेगेटिव है बट वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, वेलोसिटी पॉजिटिव, और यहां पे वापस मीन पोजीशन पे। तो ये आपका फेजर डायग्राम कहलाता है जब आप एसएचएम को एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तब। ठीक है, अब मुझे बता दें, अगर रोटेटिंग वेक्टर का ये एंगल 30 डिग्री है, मैंने बता दिया आपको, ये तो पता है कि पार्टिकल जब रोटेटिंग वेक्टर आपका यहां पे है, आपने कहा कि एक्स पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। मैं पूछ रहा हूं कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ ए नॉट? आपका एसएचएम को रिप्रेजेंट करने वाला रोटेटिंग वेक्टर अभी यहां पे 30 डिग्री पे है, तो मैं पूछ रहा हूं, आपको ये तो पता है कि मीन पोजीशन से पार्टिकल आगे बढ़ चुका है, ठीक है, अगर एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है तो जो जहां पहुंचा है वो एक्स की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ ए नॉट? ए नॉट बाई 2। तनिष आज कमाल कर रहा है तू यार, बढ़िया, शाबाश। एक्स इज ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट टी कुछ नहीं है बट रोटेटिंग वेक्टर का एंगल है। अगर रोटेटिंग वेक्टर का एंगल 30 डिग्री है तो साइन 30 विल बी हाफ, एक्स विल बी ए नॉट बाय, ठीक है, लिख ले, इसको लिखना है तो ये वाला पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, आपकी 30 डिग्री पे है तो एक्स कितना रहेगा? एक्स ए नॉट बाय 2 रहेगा। आप जाने की जिद नहीं करेंगे ना अभी? कौन सा? जाने वाले को कौन रोक सकता है फिर? डन। हाँ जी, लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अभी तक हमने जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी पोजीशन देखी, अब देखेंगे वेलोसिटी। एक्स इज ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी एंड इट विल बी ए नॉट ओमेगा नॉट कोस ओमेगा नॉट टी। इसको आप v इक्वल टू वी नॉट, या सिंपली आप पहले v इक्वल टू ए नॉट ओमेगा नॉट कोस ओमेगा नॉट टी भी लिख सकते हैं, और v इक्वल टू वी नॉट कोस ओमेगा नॉट टी भी लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहां पे वी नॉट क्या है? ए नॉट ओमेगा नॉट, ठीक है। इसी को एक टर्म में और लिखेंगे, हल्का सा रीअरेंज करेंगे। x कैन बी रिटन एज ए नॉट ओमेगा नॉट अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। बताएं कर सकते हैं क्या? यहां पे ए नॉट ओमेगा नॉट वैसे का वैसा रखा है, कोस ओमेगा नॉट टी को मैंने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अंडर रूट। कर सकते हैं? कर सकते हैं सर? स्नेहा ठीक। अब देखें यहां से साइन ओमेगा नॉट टी इज एक्स बाय ए नॉट, यहां पुट करेंगे तो v बिकम्स v ए नॉट ओमेगा नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए नॉट स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये साइड आएगा ए नॉट ओमेगा नॉट ए नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो ए नॉट आएगा। कहीं पे कुछ कोई पॉइंट छूटा है क्या यहाँ पे? ए नॉट ओमेगा नॉट, ये कटेगा यहां से, हाँ ठीक है, वहां से वही जाएगा। वेलोसिटी कम्स, ठीक है, भी ए नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखें, हमने पार्टिकल की पोजीशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था, वेलोसिटी के बारे में कर रहे थे। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सुनेंगे ध्यान से, दो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हैं। अगर एसएचएम के मोशन में एक गिवन टाइम पर वेलोसिटी पूछी जाए तो आप टाइम यहां पुट करेंगे, आपकी वी आ जाएगी। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाएगी एसएचएम की इस पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है, तब आप इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वी नोट आ जाएगी। टाइम गिवन हो तब भी निकाल सकते हैं वी, और पोजीशन गिवन हो तब भी निकाल सकते हैं। इतना ही करते हैं।